So hello everyone, welcome to EduChants once again. Today we are with another topic of higher education and we'll study about RUSA, Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, National Assessment and Accreditation Council of India, and other issues in higher education especially. So let us move on. पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. We have already taken a short class on राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. So let us understand what is that. पहले हम जानते हैं बैकग्राउंड के बारे में. ठीक है. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि जैसे कि मैंने कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ. पैदा होते ही हमारे पास बहुत सारे सुविधाएं मिल जाते हैं, जैसे कि बर्थ टू 6 ईयर तक आपको ईसीसी का सहायता मिलता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. देन 6 to 14 आपको मिलता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आप इसे राइट टू एजुकेशन कह सकते हो. उसके बाद 14 to 18 जो है वो आपका आता है आरएमएसए के अंडर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंडर. उसके बाद अबव 18 जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो रूसा आता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी हायर एजुकेशन में जो आपको मदद करता है. ठीक है. सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्यों आया? एफर्ट्स मेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया हैव रिजल्टेड इन 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम, नेमली सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को फोकस देते हुए हमने शिक्षा व्यवस्था में 2 प्रकार के प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था. एक है सर्व शिक्षा अभियान और दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. अब उसके बाद द हायर एजुकेशन. अब हायर एजुकेशन पे जब बात आती है, is faced with the challenges of accommodating large number of students and providing them quality education. हमारे इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन में, उन सभी को अकोमोडेट कर पाना, एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनमें ही एक चैलेंज है. ठीक है. इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाना. ओके, प्रतिमा कह रहे हैं कि थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है. चेक कीजिए थोड़ा सा प्रतिमा, once again. Is it clear now? Yes, am I audible to all of you? Now clear. Okay. तो चलिए हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करना, वो भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक बड़ा सा समस्या है हमारे लिए. एंड टू मीट दीज चैलेंजेस the central government launched a scheme called Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan in 2013 by the then Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh. 2013 में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि वो एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन को क्वालिटी बना पाए और सभी स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की प्रयास कर सके. The scheme aims at overhauling higher education by addressing the issues of एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी एट द स्टेट लेवल. 3 चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया है. एक, एक्सेस, सभी को प्राप्त हो सके. इक्विटी यानी फेयर ट्रीटमेंट सभी को मिल सके, जितना जिसको चाहिए उतना मिल सके. देन क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि सभी को प्रोवाइड करते करते हम क्वालिटी को डिग्रेड करेंगे, नहीं, हम क्वालिटी को बरकरार रखेंगे. It aims at upgrading existing state university and colleges to their best capabilities. सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो भी हैं अपने स्टेट्स में, उसको और भी इंप्रूव करने के लिए और क्वालिटी बनाने के लिए ये एम रखता है. उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? आउट ऑफ मेनी ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट है ensuring voice break again. Okay, I'm continuing. If any problem arises, you may you may text us. ठीक है. तो चलिए यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उसको ध्यान दिया जाएगा, इंश्योरिंग दैट स्टेट इंस्टीट्यूशन मीट द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म एंड स्टैंडर्ड एंड दे हैव टू गो थ्रू द एक्रेडिटेशन प्रोसेस ऑफ NAC. ठीक है. ये ध्यान रखेगा रूसा, इसका ये ऑब्जेक्टिव है. दूसरा है
creating institutional structure for planning and monitoring, promoting autonomy of higher education institution and improving governance। यानी कि किस तरीके से जो institutional structure है उसको प्लान किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है एंड उसको ऑटोनॉमी दिया जा सकता है, उसके बारे में ध्यान रखेंगे और गवर्नेंस जो है इसको भी इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग रिफॉर्म्स रिलेटेड टू अफिलिएशन। अफिलिएशन में यानी कि जो अफिलिएशन है टू द यूनिवर्सिटीज, टू अदर इंस्टीट्यूशंस, देन एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। कुछ चेंजेस आएंगे, किसमें? अफिलिएशन में चेंजेस आएंगे, एकेडमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म भी किए जाएंगे। नेक्स्ट है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी एंड प्रमोटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि फैकल्टीज का अवेलेबिलिटी यानी फैकल्टी रिक्रूटमेंट होगा, उनका जो भी ऑलरेडी टीचर्स है, मतलब एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, उनको क्या करेंगे? उनका कैपेसिटी बिल्ड करेंगे हर एक लेवल पे, ठीक है, ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट और भी अच्छा हो सके। जैसे कि सीबीपी के बारे में हमने बात किया था, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में। क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग रिसर्च एंड इनोवेशन फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी कि रिसर्च एंड इनोवेशन आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं, इसलिए रिसर्च एंड इनोवेशन फ्रेंडली एक लर्निंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है रूसा का। नेक्स्ट, एक्सपैंडिंग एडिशनल कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर मेकिंग हायर एजुकेशन एक्सेसिबल। हायर एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें कुछ एडिशनल कैपेसिटी हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि नए डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो नए इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जा सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एस्टेब्लिश किए जाएंगे। एड्रेसिंग द इशू ऑफ रीजनल इंबैलेंस बाय सेटिंग अप न्यू इंस्टीट्यूशन। जिस एरिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट में और जिस स्टेट में कम इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, तो वहां पे नए इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। ये भी रूसा का एक टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी इन हायर एजुकेशन टू वेरियस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे, एंड कोशिश ये रहेगी हमारी कि मार्जिनलाइज के लिए जैसे होता है रिजर्वेशन हो गया या फिर स्कॉलरशिप हो गया, इस तरीके से हम उनको हायर एजुकेशन में एंगेज रखेंगे। ये भी रूसा का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है जिसके आधार पे रूसा काम कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका है क्वालिटी एंड रिसर्च। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एंड रिसर्च। रूसा ये मानता है कि यस, इट इज द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कि इंडिया भर में काम कर रहा है। डेफिनेटली इट इज अ ब्रॉड एस्पेक्ट, लेकिन चाहे कितना भी ब्रॉड हो जाए, लेकिन ये हमेशा क्वालिटी पे ध्यान रखता है। जैसे होता है ना कि अगर 4-5 लोग आपके घर पे आते हैं तो अच्छा खाना परोस के आप देते हो, लेकिन जब घर पे बहुत बड़ा एक आयोजन होता है तो उस टाइम में इतना अच्छा खाना सबको प्रोवाइड करना एक मतलब बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत कमी हो जाती है। लेकिन रूसा ये कहता है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, एंड रिसर्च पे फोकस किया है, क्योंकि हायर एजुकेशन का मतलब ही होता है रिसर्च। हायर एजुकेशन में अगर रिसर्च नहीं होगा तो फिर रिसर्च कौन करेगा? स्कूल एजुकेशन नहीं करेगा ना। तो हायर एजुकेशन रिसर्च करेगा, तभी वो सारे एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई कर पाएंगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज दे आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी एंड रिसर्च। देन नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडिंग फंडिंग। ये जो फंडिंग देता है, फंडिंग पैटर्न हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो ये फंडिंग देता है रूसा, ये फंडिंग ऐसे ही नहीं देता है, कोई फिक्स्ड नॉर्म पे नहीं देता है। वो कैसे देता है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडेंट। यानी कि उसके पास कुछ नॉर्म्स होते हैं, यानी कंडीशंस, क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया के आधार पर वो उनको फंडिंग करता है। मान लीजिए फर्स्ट क्राइटेरिया, मान लीजिए उनका होगा कि क्वालिटी एजुकेशन, या फिर करिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अचीवमेंट रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो इसी के आधार पर वो फंडिंग प्रोवाइड करेगा टू द इंस्टीट्यूशंस। एंड आउटकम डिपेंडेंट यानी रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब आपका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, आईडीपी यानी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंटल प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं है आपका, तो फिर उस स्टेज पे हम वहां पे फंडिंग कम कर देंगे। यानी कि जो रूसा है, रूसा के ओर से जो फंडिंग है वो कम ही मिलेगा, यानी उसको अच्छे से फंडिंग नहीं मिलेगा। जो अच्छा रिजल्ट करेगा उसको फंडिंग अच्छे से मिलेगा। इंसेंटिवाइजिंग एंड डिसेंटिवाइजिंग। जो इंसेंटिवाइजिंग मतलब जो इंस्टीट्यूशन को हम इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा है जो इंस्टीट्यूशन को हम डिस इंसेंटिवाइज करते हैं। इसका मतलब वही
सेकंड पॉइंट में ही लिखा गया है इसके बारे में। जिनका नॉर्म अच्छा होगा, मतलब नॉर्म वो अचीव कर सकते हैं, क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, उनका आउटकम अच्छा होगा, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो डिसइंसेंटिवाइज करा जाएगा, यानी आपका जो रेशियो ऑफ फंडिंग है वो कम कर दिया जाएगा। अपॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा वाइल टेकिंग डिसीजंस, ठीक है। अपॉलिटिकल मतलब अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल डिसीजन। देन ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा दुनिया भर में, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाए गए हैं जहाँ पे ऑटोनॉमी बहुत मायने रखता है। ऑटोनॉमी भी ऐसे ही किसी को नहीं देते हैं, किसी कॉलेज को, बस उनके क्वालिटी पे डिपेंड करता है, टीचिंग फैकल्टीज के ऊपर, स्टूडेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एंड उनके रिलायबिलिटी के ऊपर, ठीक है। कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, ये सब होता है। देन इक्विटी बेस्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होगा हायर एजुकेशन में, लेकिन इट शुड बी इक्विटी बेस्ड, ठीक है। इक्विटी बेस्ड का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट, जिसे मैंने कहा था, जितना जिसको जरूरत है उस उतना ही प्रोवाइड करना, यानी जिस एरिया को हम एसीजेड मानते हैं, स्पेशल एजुकेशन जोन मानते हैं, तो वहां पे थोड़ा डेवलपमेंट ज्यादा चाहिए, तो वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट देना चाहिए, और जहां पे ऑलरेडी एक मेन स्ट्रीम हो चुका है वहां पे बस डेवलपमेंट को और थोड़ा सा रैपिड करना है, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये तीन बहुत बड़े पिलर्स हैं जो कि एक्सेस पे काम करता है। सभी को एक्सेस मिलेगा, हर एक स्टूडेंट को जो कि हायर एजुकेशन के एज में है। इक्विटी, सभी को हम, इक्वालिटी तो मतलब एक टर्म जो कि आउटडेटेड हो चुका है, अब इक्विटी की बात आती है। इक्विटी मतलब जिसको जितना चाहिए उतना सपोर्ट देंगे। देन क्वालिटी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द क्वालिटी एट लास्ट। नेक्स्ट आते हैं टारगेट्स। तो रूसा के पास बहुत सारे टारगेट में से कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स ये हैं। टारगेट ऑफ 100% जीईआर वाज सेट बाय 2017। ये लॉन्च हुआ था कब? 2013 में, ठीक है। 2013 में लॉन्च हुआ था। इन्होंने टारगेट रखा 4 साल में हम 100% जीईआर बना देंगे। 100% जीईआर मतलब एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो टोटल जितने सारे स्टूडेंट्स हैं इस एज में, यानी कि 18 प्लस जो भी हायर एजुकेशन में एनरोल होते हैं, तो सभी जितने सारे स्टूडेंट्स, यानी जितने सारे बच्चे 18 प्लस में होंगे, ठीक है, यानी हायर एजुकेशन के एज में होंगे, उन सभी को किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में हम एनरोल करा देंगे। ये उनका टारगेट था, वो भी 4 साल में, 2017। एंड यू शुड टेल अस कि क्या ये अचीव हो पाया कि नहीं हो पाया। 100% जीईआर। नेक्स्ट है, वही उसी तरीके से कहा गया यूनिवर्सल एक्सेस टू हायर एजुकेशन बाय 2017। वही 2017 तक सभी स्टूडेंट्स के पास हायर एजुकेशन पहुंच जाएगा, चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, डायरेक्ट लर्निंग, फेस टू फेस, जो भी, किसी भी तरीके से हम उनके पास पहुंच जाएंगे। सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, irrespective of their discrimination or diversity, they will be getting access or opportunity to higher education by 2017. नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020। 2020 तक कोई भी स्टूडेंट, हम कोशिश करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप आउट नहीं करेगा हायर एजुकेशन से, until and unless they are completing their study, ठीक है। Then at least secondary education, at least a secondary education in 5 kilometers and higher secondary school in 7 to 10 kilometer। 5 किलोमीटर के दायरे में जरूर एक सेकेंडरी स्कूल यानी 9th एंड 10th का स्कूल रहेगा, और 7 से 10 किलोमीटर के अंदर एक हायर सेकेंडरी यानी +2 कॉलेज, या फिर 11th 12th का कॉलेज, या फिर इंस्टीट्यूशन, या फिर हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन रहेगा, ठीक है। और पीटीआर जिसको कहते हैं, पीपल टीचर रेशियो, यहाँ पे रेशियो हो जाएगा। पीपल टीचर रेशियो कितना हो जाएगा? 30:1। 30 बच्चों में एक टीचर रहेंगे, ठीक है। ये इनका टारगेट था। नेक्स्ट है फंडिंग। फंडिंग के बारे में बात करें तो 75:25 फॉर जनरल स्टेट। 75 सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा, फंडिंग करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट 25% पे करेगा, जहां पे ये जनरल स्टेट की बात हो रही है। एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहां पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगा एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगा, ओनली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बाकी सभी स्टेट्स के लिए 75:25 का रेशियो बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रूसा, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिस कंपोनेंट पे ये काम करता है। बेसिकली हम बात करें तो किस पे ये काम करता है, मतलब जो रूसा है वो क्या क्या चेंजेस लाया है, या फिर किस चीज पे काम करता है। ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिया, अब ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। सो फर्स्ट इज अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेज टू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले ये करता है कि जो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं इंडिया भर में, और जिसका कैपेसिटी अच्छे से मतलब रन कर पा रहा है, रिलायबिलिटी शो कर रहा है, इसका आउटकम अच्छा है, उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट। सेकंड है कन्वर्शन ऑफ कॉलेजेस टू क्लस्टर यूनिवर्सिटी। जो कॉलेज है उसको एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं
मान लीजिए इस इलाके में, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉलेज है जिसको यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया। अब ये सारे जो है इसके अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जहाँ पे डिपार्टमेंट बनाना है, डिपार्टमेंट रिनोवेशन करना है, रिनोवेशन, कंप्यूटर लैब बनाना है, नया कैंपस बनाना है, तो उसके लिए भी ग्रांट देता है। एस्टेब्लिशिंग न्यू मॉडल कॉलेजेस, जैसे कि मैंने कल भी कहा था मेरू के बारे में, यानी मॉडल जो कॉलेजेस हैं मेरू के बारे में हम बात किए थे, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाए जाए, ठीक है। ओके, सो मेरू की बात हुई थी। मेरू जो है वो एक मॉडल यूनिवर्सिटी है जो कि किसके आधार पर बनेगा, आईआईटी आईआईएम के मॉडल पे बनाए जाएंगे। अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेज टू मॉडल कॉलेज, जो कि एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेज है उसको मॉडल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी मॉडल कॉलेज के जो स्ट्रक्चर में बनाए जाएंगे, इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज ऐड किए जाएंगे। डेवलपिंग न्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस, जैसे कि लॉ यूनिवर्सिटीज बनाए जाएंगे, ठीक है। वैसे मतलब जैसे मार्केटिंग या फिर आप कह सकते हो मैनेजमेंट कॉलेजेस बनाए जाएंगे, वैसे आपके जर्नलिज्म के बारे में, फैशन डिजाइनिंग के कॉलेजेस खोले जाएंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस खोले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स टू कॉलेजेस, कॉलेज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट मिलेगा। रिसर्च इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी काम करेंगे, ये भी एक कंपोनेंट है, रिसर्च पे काम करता है, इनोवेशन पे काम करता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम करता है। इक्विटी इनिशिएटिव, इक्विटी यानी कि इक्विटी सभी को मतलब जैसे कहते हैं ना कि फेयर ट्रीटमेंट, या फिर जो नीड बेस्ड अप्रोच जिसको हम कहते हैं इक्विटी, नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इनिशिएटिव लिया गया है, ये भी एक कंपोनेंट है। फैकल्टी रिक्रूटमेंट सपोर्ट, फैकल्टी रिक्रूट करने में भी ये मदद करता है हायर एजुकेशन में, जैसे कि बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लैब अटेंडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स, ठीक है, टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी। ओके, आई थिंक आई एम विजिबल नाउ। ओके, सो माय वॉइस इज क्लियर टू, जस्ट चेकिंग अगेन। ओके, नाउ सी, देखिए, फैकल्टी इंप्रूवमेंट करेंगे, जितने फैकल्टीज हैं उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उनके इंप्रूवमेंट के बारे में, उनका जो ट्रेनिंग है वो कराएंगे इन सर्विस में, ठीक है, ये सब के ऊपर ध्यान रखेंगे, ये भी एक कंपोनेंट है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में डिफरेंट डिफरेंट वोकेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि बहुत सारे वोकेशंस हैं उसको भी पढ़ाए जा सकते हैं, क्लियर। लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो प्रिंसिपल, वाइस चांसलर्स, ठीक है, डीन्स हैं, उनका जो है लीडरशिप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अच्छे स्टेप्स ले सकें, रिस्क ले सकें और अच्छे चेंजेस भी ला सकते हैं। देन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रिपरेशन, डाटा कलेक्शन एंड प्लानिंग, मतलब हम हायर एजुकेशन पे बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे एंड डेटा कलेक्ट करेंगे और प्लान करेंगे रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नैक पे, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, एक बार यस लिख दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नैक जो है इसको 1994 में सितंबर में एस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूजीसी, याद रखिए यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जितने सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको कौन गाइड करता है, यूजीसी गाइड करता है हायर एजुकेशन को। तो उन्होंने देखा कि हायर एजुकेशन जितने सारे इंस्टीट्यूट है वो अकेला काम करने से कुछ होगा नहीं है, इसीलिए उन्होंने नैक एस्टेब्लिश किया टू असेस एंड एक्रेडिट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एज एन ऑटोनोमस बॉडी। मतलब उन्होंने नैक बनाया, एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे बनाया, और इसका काम क्या रहेगा, असेस करेगा एंड एक्रेडिट करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। मतलब हर एक इंस्टीट्यूशन को असेस करेगा, टेस्ट करेगा, उनको कुछ ग्रेड पॉइंट्स देगा, उसके हिसाब से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो ग्रेड मिलेगा उस हिसाब से यूजीसी उसको फंडिंग देगा। जिसका फंडिंग जिसका रैंकिंग या फिर आप कह सकते हो उनका ग्रेड जितना अच्छा होगा उतना ही उनका मतलब फंडिंग उतना अच्छा मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज एट बैंगलोर कर्नाटक, यही एक है बैंगलोर में, बाकी सब तो बेसिकली न्यू दिल्ली में है। The National Assessment and Accreditation Council conducts assessment and accreditation of higher education institution
such as colleges, universities, other recognized institution to derive understanding of quality status of institution. इससे हमें quality status पता चलता है। NAAC का मान लीजिए कोई A+ या फिर A++ उसको मिला है, तो आप कह सकते हो ये एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे फैसिलिटीज है। अगर वही B मिला है तो फिर आप कह सकते हो इन कंपैरिजन टू A+, B जो है वो एक अच्छा ग्रेड नहीं है उस कॉलेज का, तो क्वालिटी स्टेटस पता चलता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, इट evaluates the institution for its conformance to the standard of quality in terms of its performance related to the educational process and outcomes, curriculum coverage, teaching learning process, faculty, research, infrastructure, learning resource, organization, governance, financial well-being of student service, etc. यानी ये जो इवैल्यूएशन करता है, जो असेसमेंट करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को देख के करता है। उसके बहुत सारे क्राइटेरिया है, हम जो आगे देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल यहाँ पे बता दिया गया है कैसे करिकुलम, टीचिंग प्रोसेस, फैकल्टी, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके हम उनके परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, असेस एंड एक्रीडेट करते हैं। इसका काम किसका होता है, ये नैक का काम होता है। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है नैक का, डेफिनेटली असेसमेंट करने का एंड एक्रीडेट करने का। सो नैक फोकस इज ऑन द क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इससे ये नहीं चाहता है कि किसी का जो है फंडिंग कम हो जाए, वो चाहता है कि क्वालिटी इंप्रूव करे, ताकि हर एक इंस्टीट्यूट अपना क्वालिटी बरकरार रखे इन ऑर्डर टू गेट sufficient funding from the UGC. Then started the process for periodic assessment and accreditation of institution of higher education. यानी कि ये क्या करता है, पीरियडिक असेसमेंट, जैसे कि हर 5 साल में असेसमेंट होता है, नैक टीम विजिट करता है और इसी को पीरियडिक असेसमेंट मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये असेसमेंट करता है एंड एक्रीडेट करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन को। देन टू स्टिमुलेट द एकेडमिक एनवायरनमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ क्वालिटी इन टीचिंग लर्निंग रिसर्च। यानी कि हमेशा देखिए ये क्वालिटी वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, इसका ये भी लक्ष्य है कि एक अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जाए एंड क्वालिटी टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड किया जाए एंड रिसर्च भी क्वालिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टू एनकरेज सेल्फ इवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड इनोवेशंस इन हायर एजुकेशन। ठीक है, यानी कि ये सेल्फ इवैल्यूएशन, आपको पता होगा कि फर्स्ट स्टेप ऑफ नैक इज सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट। ठीक है, एसएसआर प्रिपरेशन कहते हैं इसको, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट कहते हैं इसको। एसएसआर प्रिपरेशन मतलब सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, यानी कि पहले खुद इंस्टीट्यूशन अपना इवैल्यूएशन करेगा फिर उसको नैक के पास भेजेगा। तो इसलिए इट एनकरेजेस सेल्फ इवैल्यूएशन। आप कितना, मान लीजिए आप खुद एक इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल हो, तो आप खुद को इवैल्यूएट करते हो कि हाउ फार my institution or my university is meeting the requirements of NAAC, or how far the institution is meeting the demands of the students or maintaining the quality or not. इसको सेल्फ इवैल्यूएशन कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी आप टीचर हो, चाहे वहां पे प्रिंसिपल हो, यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। ऑटोनॉमी, डेफिनेटली ऑटोनॉमी इज गिवन टू द प्रिंसिपल और द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ एंड इनोवेशंस इन हायर एजुकेशन। ये सारे कुछ जो है एनकरेज करता है, सेल्फ इवैल्यूएशन एनकरेज करता है, अकाउंटेबिलिटी एनकरेज करता है, ऑटोनॉमी एनकरेज करता है एंड इनोवेशन भी एनकरेज करता है। नेक्स्ट टू अंडरटेक क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडीज। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फैकल्टीज ऑफ हायर एजुकेशन होते हैं, दे आर सपोज टू कंडक्ट research and supposed to take some projects of research of the state government as well as central government and different आप कह सकते हो कि research organization। ठीक है, consultancy and training programs, यानी कि consultancy and training program भी कराएंगे, ये भी इनका objective है। then have to collaborate with other stakeholders of higher education for क्वालिटी इवैल्यूएशन, प्रमोशन एंड सस्टेनेंस। अदर स्टेक होल्डर जितने सारे हैं, मतलब आप कह सकते हो फ्रॉम द एससीईआरटीज, फ्रॉम द रीजनल सेंटर्स, ठीक है, डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज जो भी है, या फिर डिस्टेंस सेंटर, कॉरेस्पॉन्डेंस सेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एक्सपर्ट कमिटी है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उसके बाद आप कह सकते हो कि जो करिकुलम फ्रेमवर्क्स हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स जो है उनके साथ मिलकर के कैसे इवैल्यूएशन किया जा सकता है, क्वालिटी इवैल्यूएशन, क्वालिटी प्रमोशन एंड क्वालिटी सस्टेनेंस कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट चलेंगे फंक्शन पे। क्या क्या फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये है, असेसिंग एंड एक्रेडिटिंग इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट प्रोग्राम, ये सबसे पहला है, मतलब असेसमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इवॉल्विंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्रेडिटेशन एंड फाइन ट्यूनिंग देम व्हेनेवर नेसेसरी, यानी कि अच्छे से इंस्टीट्यूशन को मतलब एक्रेडिट करने के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाएगा, इंस्ट्रूमेंट यानी टूल्स बनाएंगे जिसके आधार पर हम एक्रेडिट कर पाए, एंड फाइन ट्यूनिंग देम, यानी कि उनको जब जिस चीज पे और जिस जगह पे जरूरी है या फिर जरूरत पड़े वहां पे हम यूज करेंगे। प्रिपेयरिंग इन हाउस प्री विजिट डॉक्यूमेंट्स फॉर द
परसुअल ऑफ असेसर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो असेसर मतलब जो असेसमेंट करने जाते हैं, पीयर विजिट जिसको कहते हैं, उससे पहले आप कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, उसके लिए भी ये काम करता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग द ऑन साइट विजिट टू इट्स इफेक्टिव कंप्लीशन, मतलब जब ऑन साइट जैसे पीयर विजिट करते हैं तो ऑन साइट विजिट कैसे अच्छा हो, इफेक्टिव हो, उसके बारे में भी ये ध्यान रखता है। नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज प्रमोशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू क्वालिटी इन हायर एजुकेशन एंड असेसमेंट, एंड ऑर्गेनाइज सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस टू शेयर, डिस्कस एजुकेशन क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज। ये दो बहुत सारे काम करता है, यानी प्रमोट करता है क्वालिटी हायर एजुकेशन को थ्रू organizing seminar, workshop, conference, and it discusses on how quality is an issue of higher education। तो इस पे अवेयर करता है सबको क्वालिटी कितना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड गाइडेंस टू इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिपेयरिंग देयर सेल्फ स्टडी रिपोर्ट्स। अभी मैंने कहा था एसएसआर प्रिपरेशन हम इसको कहते हैं, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए वो मदद करता है। ठीक है, देन पार्टनर विद स्टेक होल्डर फॉर प्रमोटिंग, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो एक्शन और असेसमेंट, या फिर आप कह सकते हो असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन। ए का मतलब होता है असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, शॉर्ट में लिखा गया है, यानी स्टेक होल्डर के साथ मिल करके वो असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के बारे में काम करता है। ठीक है, प्रमोट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट। क्वालिटी एश्योरेंस आपको पता है अभी नेक्स्ट पे लिखा गया है आईक्यूएसी। हर कॉलेजेस में एक आईक्यूएसी सेल होता है, IQSC यानी इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर होते हैं इसके, याद रखिएगा, हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक इसके कोऑर्डिनेटर होते हैं। कोऑर्डिनेटर इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी इन द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। इसलिए हम कहते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट होने से कॉलेज में दे कैन इंश्योर देयर इंस्टीट्यूशंस quality, and when the NAC team visits, then he or she will find the IQAC and all the data related to the quality in the IQAC itself। तो इसलिए IQAC का रहना बहुत कंपलसरी है और ये इंपॉर्टेंट विंग होता है। यहां तक क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट है 7 क्राइटेरिया फॉर NAC असेसमेंट। यहां तक क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, ओके। सो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, नैक असेसमेंट कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर चाहते हो ज्वाइन करना पेड कोर्स तो आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 7 क्राइटेरिया फॉर नैक असेसमेंट। जब नैक असेसमेंट होता है, एक्रेडिटेशन प्रोसेस होता है, तो वो 7 क्राइटेरिया पे काम करते हैं। सबसे फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है या फिर कंडीशन है करिकुलर एस्पेक्ट। जब नैक विजिट करता है इन्हीं 7 चीजों पे आपको असेस करेगा और आपको आपके इंस्टीट्यूशन को वो ग्रेड प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले देखेगा आपके कॉलेज के करिकुलर एस्पेक्ट, करिकुलर यानी स्टडी, कि आप करिकुलर एक्टिविटीज क्या करा रहे हैं, एस्पेक्ट क्या है, आपका करिकुलम कैसा है, आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, एंड उसके बाद ठीक है, मतलब आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, इनोवेशन इन द स्टडी क्या है, रिजल्ट क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, स्पेशल अचीवमेंट्स क्या है। ठीक है, करिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है, यानी बोथ द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स एज वेल एज द करिकुलम फ्रेमवर्क्स, ये सभी को, यानी करिकुलर एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई, कैसे पढ़ाई हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ये है करिकुलर एस्पेक्ट। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप वही ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हो या फिर कुछ स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, इंटरैक्टिव बना रहे हो, एक्टिविटीज बना रहे हो, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, फील्ड विजिट वगैरह कर रहे हो। एंड इवैल्यूएशन डेफिनेटली मतलब वही घिसा पिटा मतलब रिटन मेथड रख रहे हो या फिर आप ऑनलाइन क्विजेस करा रहे हो। ठीक है, वैसे आप ये कह सकते हो कि असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह, इवैल्यूएशन जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सारे हैं इवैल्यूएशन टेक्निक। अगर कुछ आप नया कर रहे हो तो उसी पे असेस किया जाएगा। देन है रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि आपके हायर एजुकेशन में, इंस्टीट्यूशन में जितने सारे फैकल्टीज हैं वो रिसर्च क्या कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करके क्या रिसर्च आपने किया है, पेटेंट डेवलप किया है, कितना पब्लिश आपने किया है, किताबें क्या लिखा है, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका टुवर्ड्स हायर एजुकेशन। देन इनोवेशन, अगर आपने कुछ इनोवेटिव किया हुआ है, और एक्सटेंशन यानी कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटीज अगर आपने किया है, जैसे कि इन सर्विस ट्रेनिंग आपने कंडक्ट कराया अपने कॉलेज में, या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया है, या फिर कुछ अलग एक्टिविटीज आपने कॉलेज में कराया है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। आपके इंस्टीट्यूशन में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासेस टू द कॉमन रूम टू द ऑफिस टू द स्टोर रूम टू द लैब्स टू द हॉस्टल्स टू द टॉयलेट्स।
ठीक है, और आपका डेफिनेटली प्लेग्राउंड, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। देन लर्निंग रिसोर्सेज, आप लाइब्रेरी को ले लो, आप बुक्स ले लो, या फिर आप स्मार्ट क्लासरूम ले लो, आईसीटी लैब ले लो, ये सब लर्निंग रिसोर्सेज है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े जर्नल्स जो है, ई जर्नल्स, उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, जे स्टोर हो गया, शोधगंगा हो गया, इनफ्लिबनेट जैसा। ठीक है, बड़े बड़े मतलब एरिक वगैरह, ये सबको सब्सक्राइब किया हुआ है, वहां पे जर्नल्स आते हैं। ठीक है, देन स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, स्टूडेंट सपोर्ट यानी कि स्कॉलरशिप सेक्शन हो गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल ऑफिस हो गया उनका। ठीक है, फिर हॉस्टल, उसके बाद प्लेग्राउंड, उसके बाद जिम, जिम्नासियम। ठीक है, वैसे सेल्फ डिफेंस, और उसके बाद प्रोग्रेशन, बच्चों का प्रोग्रेस कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनका जो है प्रोग्रेस, मतलब जैसे होता है ना कि चार्ट लगाते हैं उनका, जो क्या बोलते हैं उसको, अलुमनाई ऑर्गेनाइजेशन है उनका, उसको भी मेंटेन रखते हैं, कौन कहाँ पे पोस्टेड है, ये सब होता है। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि आप कैसे कॉलेज को ऑर्गेनाइज किए हुए हो, और मैनेजमेंट कैसा है, यानी गवर्नेंस एंड लीडरशिप, आपका गवर्नेंस कैसा है, लीडरशिप कैसा है, लीडर पे भी डिपेंड करता है क्या क्या इंपॉर्टेंट एंड जो राइटफुल डिसीजन उन्होंने लिया है, या फिर कुछ नया इनोवेशन लागू किया है अपने इंस्टीट्यूशन में। देन लास्ट में आता है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। वैल्यूज मतलब कि इंस्टीट्यूशन को, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट पर आधारित है, कोई जीरो प्लास्टिक जोन किया है, या फिर इंस्टीट्यूशन में शांति बजाय रखने के लिए उन्होंने कुछ योगा ऑर्गेनाइज किया है, या फिर कुछ भी मान लीजिए प्लास्टिक फ्री जोन, या फिर पोल्यूशन फ्री जोन, बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आपने कुछ किया है अपने कॉलेज में, या फिर कुछ नया इनोवेट किया है, ये सब 7 क्राइटेरिया में आता है। नेक्स्ट आता है 5 कोर वैल्यूज ऑफ नैक। नैक में 5 कोर वैल्यूज होते हैं जिसपे ये काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, इसका फर्स्ट वैल्यू है हम नेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट है फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट, स्टूडेंट हायर एजुकेशन से सिर्फ पास आउट होकर सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएगा। ग्लोबल कॉम्पिटेंसी मतलब दुनिया भर में, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर के स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट करने के लिए उनके पास उतना कॉम्पिटेंस होगा, उनके पास उतना काबिलियत होगा, ये वैल्यू है। और थर्ड है इनकलकेटिंग वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स। आपको पता है आजकल के जमाने में आप स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हो कि दे शुड लर्न सम वैल्यूज, इसीलिए वैल्यू एडिशन कोर्स में आपने देखा होगा कि मतलब वैल्यूज पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वैल्यूज एंड एथिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वैल्यूज आर रेयर टू फाइंड नाउडेज। ठीक है, तो वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करेंगे, और क्या प्रमोट करेंगे? प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर हमें टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो दे विल बी लैगिंग बिहाइंड। एंड लास्ट वन इज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, हमेशा एक्सीलेंट होने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं जो नैक का जो स्टेज और प्रोसेस ऑफ एक्रीडेशन होता है वो किस तरह से होता है, यानी नैक अपना जो असेसमेंट करता है एंड एक्रीडेट करता है, ग्रेड प्रोवाइड करता है, वो किस तरीके से करता है, उसका क्या प्रोसीडियर है या फिर क्या स्टेप्स है। अच्छे से देखिएगा, सबसे पहले प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब एट द कॉलेज स्टेज। ठीक है, कॉलेज लेवल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल आप कह सकते हो। यूनिवर्सिटी लेवल पे या तो कॉलेज लेवल पे आप क्या करते हो? प्रिपरेशन ऑफ एसएसआर, जिसको हम कहते हैं एसएसआर। क्या कहते हैं इसको? एसएसआर पूछा जाएगा। एसएसआर क्या है? सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली 5 पॉइंट्स ज्यादातर होते हैं, तो आप देख लीजिएगा इसका गाइड। गाइड में 5 पॉइंट्स होते हैं। इसी 5 पॉइंट पे आपको खुद एक इंस्टीट्यूशन एट देयर सेल्फ, इंस्टीट्यूशन खुद अपना एक रिपोर्ट बनाएगा कि इस 5 पॉइंट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या हमें फुलफिल करना है, क्या क्या हमने अचीव किया है। ये वे बिफोर द विजिट, मतलब विजिट से पहले खुद एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी अपना रिपोर्ट बनाएगा, जिसको कहते हैं सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। यहाँ पे सेल्फ मतलब इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन खुद का एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा बाय द इंस्टीट्यूशन। इसको अब बना लिया, अब इसको भेज दिया जाएगा नैक के पास। ठीक है, तो उसके बाद वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन, जो आपने डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये लगभग 6 महीने 1 साल से पहले ही आप सबमिट करते हो। आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर ये वैलिडेट करने के लिए कौन आता है? वैलिडेशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द एक्सपर्ट्स थ्रू पीयर विजिट टू द इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन में कुछ पीयर आते हैं, पीयर मतलब अलग कॉलेजेस से, बड़े बड़े कॉलेजेस से, या फिर एक्सपर्ट जो है वो आपके कॉलेज को विजिट करते हैं, और ये जो रिपोर्ट आपने दिया था, सेल्फ स्टडी का रिपोर्ट आपने जो सबमिट किया था, ये एक प्रकार से एस्टिमेशन था आपका, उसको वो वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि वेदर द रिपोर्ट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज और नॉट। अब वो वैलिडेट करेंगे, अब वो कुछ करेंगे नहीं आपको, मतलब कुछ बताएंगे नहीं, अब वेरीफाई करने के लिए वो सिर्फ आए थे। वो उनका कोई काम नहीं होता है कि आप वो आपको एक्रेडिट करें, वो बस वैलिडेशन के बाद वो चले जाते हैं। ठीक है, उन्होंने एक्रेडिट कर दिया, अब वो चले जाएंगे फाइनली।
आपके पास आ जाएगा एक्रीडिटेशन। वो किस तरह से पता चलेगा, वो आप खुद चेक करना कि बहुत सारे क्राइटेरिया कंडीशन के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक कैलकुलेशन निकल के आता है। उनका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन शीट अपने कोई भी कॉलेज आप उठा लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, उनका कैलकुलेशन शीट होता है। कैलकुलेशन से हिसाब से आपको फाइनल डिसीजन मिलेगा। फाइनल डिसीजन ऑफ द एक्रेडिटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन प्रीवियस 2 स्टेज वेरिफिकेशन। ये फर्स्ट स्टेज था वेरिफिकेशन का, ये सेकेंड स्टेज था वेरिफिकेशन, यहाँ पे वैलिडेशन हो गया। अब ये थर्ड स्टेज डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड पे आधार करके ये थर्ड वाला प्रिपेयर हो जाएगा, जहां पे आपको एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। और एक्रेडिटेशन ए या फिर A++, B++, जो भी है, ये आपको जो कैसे मिला और किस तरीके से किस किस जो 7 क्राइटेरिया हमने बताया, वो सारे फील्ड में आपको कितना ग्रेड मिला है, कितना पॉइंट्स मिले हैं और कैसे इसको कैलकुलेट किया गया है, पूरा शीट आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया नैक खत्म। अब हम देखते हैं इश्यूज इन हायर एजुकेशन। दीज आर न्यूमरस, आप अगर देखोगे बहुत सारे इश्यूज हैं, उनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इनमें से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं डायरेक्टली, वो अगर भी बनता है क्वेश्चन तो वो कॉन्टेक्चुअल होता है, वो आप ऑप्शन मैच करिएगा और आंसर कीजिएगा। उनमें से फर्स्ट है द डिमांड सप्लाई गैप। जितना डिमांड है हायर एजुकेशन का और सप्लाई जो है वो कम हो जाता है। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं बीएड करने के लिए, लेकिन उतना बीएड कॉलेज है नहीं। चाहते हैं पॉलिटेक्निक पढ़ने के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन है नहीं। चाहते हैं मान लीजिए फैशन डिजाइनिंग करने के लिए, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई। चाहते हैं आईसीटी पढ़ने के लिए, लेकिन लैब नहीं है। ठीक है, बुक्स पढ़ने के लिए, लेकिन बुक्स नहीं है। उसी तरीके से इनएडिक्वेट फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है उतना सारा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। बच्चों के लिए क्लासरूम नहीं है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, अगर लाइब्रेरी है तो कॉमन रूम पढ़ने के लिए, रीडिंग रूम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लोअर लेवल ऑफ टीचिंग क्वालिटी, यानी कि टीचिंग क्वालिटी जो है वो बहुत लोअर लेवल पे आ जाता है, यानी कि वो क्वालिटेटिव नहीं होता है। ठीक है, रिसर्च कंस्ट्रेंट्स, यानी कि रिसर्च नहीं हो पा रहा है, अगर हो रहा है तो बेसिक लेवल पे हो रहा है, उतना हाई क्लास रिसर्च नहीं हो पा रहा है। अनइवन ग्रोथ एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, यानी कि अनइवन ग्रोथ मतलब ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी इज वेरी लेस, यानी कि अपॉर्चुनिटी सभी को सभी प्रकार से नहीं मिलता है। वही बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स, तो वहां पे थोड़े अपॉर्चुनिटीज कम ही होते हैं। थ्योरी ओरिएंटेड एजुकेशन रादर देन प्रैक्टिकल बेस्ड, ये थ्योरी ओरिएंटेड एजुकेशन पे हम अभी भी अटके हुए हैं, प्रैक्टिकल चीजों पे हम कोई बात ही नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग, वही टीचिंग मेथोडोलॉजी से हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी नया मेथोडोलॉजी नहीं है। लो क्वालिटी टीएलएम रिसोर्सेज, टीएलएम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है वो लो क्वालिटीज हैं। जो भी हम पढ़ा रहे हैं बस चार्ट पेपर से पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई छोटा सा ड्राइंग पेपर लेके पढ़ा रहे हैं, टीएलएम कोई इफेक्टिव नहीं है। एंड फाइनली द लैक ऑफ फंडिंग, फंडिंग अच्छे से नहीं मिलेगा तो ये सब भी नहीं हो पाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज इन हायर एजुकेशन, देयर आर मेनी मोर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एमसीक्यू पे चले। ओके, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन ऑफ नैक असेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन क्या है? रिसर्च एंड इनोवेशन, स्टूडेंट सपोर्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, करिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वेरी गुड जीता, ईशानी, बहुत अच्छे। कीप आंसरिंग गाइस, आई होप कि कंप्लीट कर लेंगे इसको जल्दी से। जुस्ना मई, ओके। सुब्रत, ओके। प्रातिमा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड लिपक। Okay, fine. So let us check the answer. Definitely, D is the right answer. Those who have answered A, you are not incorrect exactly, but when it comes to the correct answer, it is always curricular aspect. देखिए इंस्टीट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। करिकुलर एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, when it comes to the most important criterion, then it is curricular aspect. Curricular aspect सबसे important है, रिसर्च जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, रिसर्च थर्ड नंबर पे आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है करिकुलर एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने कहा था नंबर 1 पे आता है इसलिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ रूसा। रूसा का कौन सा एक एम नहीं है? टू अचीव 100% जीआर बाय 2020, यूनिवर्सल एक्सेस बाय 2017, यूनिवर्सल रिटेंशन इन हायर एजुकेशन बाय 2020, पीपल टीचर रेशियो ऑफ 30:1। ठीक है, जीता, ज्योत्सनामयी, प्रतिमा, बहुत अच्छे। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, एट द एंड पूछ सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कीप आंसरिंग। वेरी गुड लिपक, बहुत अच्छे। सुब्रत,
बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। टू अचीव 100% जीआर बाय 2020 नहीं होता है, 2017 का टारगेट ये था। बहुत अच्छे दीपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैक वाज एस्टेब्लिश बाय, नैक को किसने एस्टेब्लिश किया था? एनसीटी, यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटी? बहुत अच्छे, जीता, यस, वेरी गुड ज्योत्सना मई, वेरी गुड दीपक, प्रतिमा, बहुत अच्छे, कीप आंसरिंग, वेरी गुड ईशानी, सुब्रत, बहुत अच्छे। सो राइट आंसर यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने नैक एस्टेब्लिश किया था 1994 में। ठीक है, तो अब चलते हैं फंडिंग पैटर्न ऑफ रूसा फॉर वेस्ट बंगाल इज, वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, उसके लिए रूसा का फंडिंग क्या रहेगा? 70:30, 90:10, 75:25, 65:35। चलिए बहुत अच्छे, प्रतिमा, जीता, लीपक, ईशानी, ज्योत्सनामयी। ज्योत्सनामयी चेक योर आंसर अगेन। वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं आता है, ये एक जनरल स्टेट है। यस सुब्रत, वेरी गुड। तो ये डेफिनेटली 75:25 बी होता तब जब ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए 90:10, बाकी सबके लिए 75:25। ठीक है, वैसे उड़ीसा के लिए भी 75:25। सो व्हाट इज और आर द चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ ट्रेन टीचर, फॉल्टी करिकुलम, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा इनमें से चैलेंज है हायर एजुकेशन का? यस, वेरी गुड प्रतिमा, लीपक, बहुत अच्छे, वेरी गुड ईशानी, जीता, बहुत अच्छे, वेरी क्विक ज्योत्सनामयी, बहुत अच्छे, वेरी गुड सुब्रत। ठीक है, तो चलिए डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं हायर एजुकेशन के। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल वंस अगेन। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क।